Hello guys, myself Bhamar Singh going to teach you the chapter Constitution Why and How. The first chapter of class 11th. In this chapter I will explain you about what is the constitution, what is the need of the constitution, what are the function of the constitution, how the constitution for India was framed, and which people, which organization framed the constitution of India. साथियों, मैं इस चैप्टर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसकी हमें नीड्स क्यों होती है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम किया गया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स क्या हैं. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस. कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ पार्ट 1. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट रूल द कंट्री. कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फॉर्म होती है और गवर्नमेंट रन करती है. विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल. Why do we need constitution? Or this is, India became independent. India is a democratic country, so there was a need of the constitution in India. As you know, in the democratic government, elections are held, or elections are held according some rules and regulations. The government is formed according some rules and regulations. Government works according some rules and regulations, and these rules and regulations are given in the constitution. So in a democratic government we need a constitution, or this is the reason every democratic in the country has a constitution. First we will discuss about the function of the constitution. As you know, constitution has to many function. constitution के कई function होते हैं. First is constitution allows coordination and assurance. आपको मालूम है किसी भी कंट्री में मोस्टली द कंट्रीज हैव एथनिक पॉपुलेशन. कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, डिफरेंट और बिलीव्स के लोग रहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? उनमें कोऑर्डिनेशन बनाता है और सभी को एश्योर करता है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल आर सिक्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. एवरीवन हैज़ अ ट्रस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. सेकेंड फंक्शन स्पेसिफाइड्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसको स्पेसिफाई किया जाता है. स्पेसिफाई करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि डिसीजन गवर्नमेंट में कौन लेगा. हु इज़ द पर्सन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजन, मेक द डिसीजन. एज यू नो, इन इंडिया द प्रेसिडेंट, द Prime Minister, the Council of Ministers, the Parliament, all take the decisions. Also, the powers of these decision makers, they are decided in the Constitution. Constitution में डिसाइड किया गया है कि इनके पावर्स क्या हैं, क्या इनके पावर्स हैं. Limitations on the powers of government. As you know, in the government there are different political institutions. और ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो चाहे डिफरेंट ऑर्गन्स हों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या डिफरेंट लेवल्स हों, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, देयर पावर्स आर लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन सभी के पावर्स को लिमिट करता है, कंट्रोल्ड में रखता है. एंड इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल्स द एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. एज यू नो, हर सोसाइटी के अपने कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, लोगों के कुछ गोल होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट
में फाइट कर रहे थे, उनके भी कुछ एस्पिरेशंस थे, गोल थे। वो भी देश को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाह रहे थे, राम राज्य लाना चाह रहे थे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, और लास्ट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटी, लोगों की एक बेसिक पहचान देता है। एज यू नो, द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, दे आर इंडियंस, लिविंग इन चाइना, दे आर चाइनीज, लिविंग इन रशिया, दे आर रशियन, लिविंग इन ब्रिटेन, दे आर ब्रिटिश, लिविंग इन अमेरिका, दे आर अमेरिकन्स। तो कहीं भी रहते हैं लोग, जैसे हमारे इंडिया में बंगाल में रहते हों, कश्मीर में रहते हों, तमिलनाडु में रहते हों, और उत्तर प्रदेश में रहते हों, ऑल द पीपल आर द इंडियन। आवर फंडामेंटल आइडेंटिटी इज एज इंडियन। हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी पहचान क्या बताते हैं? वी आर इंडियन। द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन को पावर्स कहाँ से मिलते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन, एज यू नो, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री, और देयर आर मेनी इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, और इम्पॉर्टेंट आर इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड स्टेट्स। These are the important constitutions of the world. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, that is also an important constitution of the world, and it is made by the Constituent Assembly. Constituent Assembly was an assembly of the representatives who were directly, indirectly elected by the people. They made the constitution for the country. इट्स फर्स्ट मीटिंग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी, हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, एंड इट वाज प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में 2 years 11 months और 18 days लगे थे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजर्व्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, और आपको मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये इसको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? लोगों से मिलती है, लोगों से अथॉरिटी मिलती है, और इस अथॉरिटी को यूज़ करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द नेम ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट इस पावर्स को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने एक बैलेंस्ड डिज़ाइन इंस्टीट्यूशंस की लगाई थी। आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जानते हैं, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स। दीज आर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, and all these institutions that are decided, that are declared in the constitution. In the constitution there is a power sharing, and powers are shared, are distributed among different political institutions of the country. हमारा संविधान डिसाइड करता है कि एग्जीक्यूटिव को क्या पावर है, लेजिस्लेचर्स क्या है, जुडिशरी के क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को कौन से हैं, लोकल गवर्नमेंट्स को कौन से हैं। तो दीज पावर शेयरिंग इज आल्सो डिसाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। आपको मालूम है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और सो देयर आर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, कि पावर्स आर शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लॉ मेकिंग इज गिवन टू लेजिस्लेचर, implementation of law given to the executive, and judiciary settle down the disputes and punishes those who disobey the laws। और इसको कहा जाता है चेक्स एंड बैलेंसेस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेक्स एंड बैलेंसेस के अकॉर्डिंग काम करता है। चेक्स एंड बैलेंसेस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक करती है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करता है।
तो इस तरीके से सभी के जो पावर्स होते हैं दीज आर बैलेंस्ड, वो बैलेंस्ड हो जाते हैं। इट इज़ एन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज अकॉर्डिंग नीड्स ऑफ द पीपल। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है कि अगर समय के अकॉर्डिंग, लोगों की इंस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड, और ये चेंज किया जा सकता है, इसीलिए इसको अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और 104 अमेंडमेंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। लेकिन इन सम कंडीशन इट इज़ आल्सो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कुछ कंडीशन में कहा जाए तो ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसकी जो बेसिक अमेंडमेंट्स हैं, आपको मालूम है कि 3 प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। एक सिंपल अमेंडमेंट है कि जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से होता है, जो सिंपल प्रोविजंस हैं चेंज कर दिए जाते हैं। स्पेशल प्रोविजंस के लिए स्पेशल जो है मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब बेसिक या फंडामेंटल चेंज आती है किसी प्रोविज़न की, बेसिक प्रोविज़न चेंज होता है, तो उसके लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आल्सो अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी आसानी से बेसिक या फंडामेंटल प्रोविजंस आर्टिकल्स चेंज नहीं किए जा सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल्स पीपल्स होप एंड एस्पिरेशंस आल्सो। आपको मालूम है कि बहुत से वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कई बार चेंज हो चुके हैं। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 5 बार चेंज हो चुका है, 4 बार जो है फ्रांस का हो चुका है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस तो हुई, लेकिन अभी तक वही कॉन्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। हाउ कॉन्स्टिट्यूशन मेड, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन मेड कैसे किया गया? तो आपको अभी बताया था कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब हमारा ब्रिटिश इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया था, उस समय टोटल 389 मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर रिमेन्ड 299 मेंबर्स। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें 299 मेंबर्स रह गए। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है ऑन 9 दिसंबर 1946, और इट वाज फ्रेम्ड अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इसको फ्रेम किया जाता है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, उसके मेंबर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और कुछ दे आर नॉमिनेटेड बाय सम प्रिंसली स्टेट्स आल्सो। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन। ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन आया था, 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक ग्रुप आया था, उसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। उसी ने प्रपोजल रखा था कि कांग्रेस के सामने टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और इट्स मेंबर्स दैट वर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट किए गए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। एंड देयर वर रेशियो 1:10 लाख। 1:10 लाख का रेशियो माना गया था कि 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर इलेक्ट हुआ था। तो 292 मेंबर्स वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया। आपको मालूम है 2/3 पार्ट हमारी जो इंडिया का था, अनडिवाइडेड इंडिया का, वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, ब्रिटिश कंट्रोल में था, और 1/3 पार्ट वाज अंडर प्रिंसली स्टेट्स। तो 93 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इसका कंपोजिशन क्या था? तो फर्स्ट मीटिंग आपको बता चुके हैं 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये तैयार हुआ बन करके 26 नवंबर 1949 को। इट टुक 2 years 11 months 18 days टू कंप्लीट 166 डेज इसका सेशन चलता है, और बाद में इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन, इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी 1930।
वाई इट वॉज वेटेड फॉर 2 years? आपको 2 months मालूम है? जब 26 नवंबर को बन गया था तो 26 जनवरी के लिए वेट क्यों किया गया? बिकॉज 26 जनवरी 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। तो इसलिए इसको जो है 26 जनवरी तब से हर साल जो है वो सेलिब्रेट की जाती थी। सॉरी, इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, 1930 लिख गया है, 1950 होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया कि 26 जनवरी को हम एक हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस दे, इसको एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करें। और इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वर मेंबर्स फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, ऑल सोसाइटी ग्रुप्स, ऑल रिलीजन्स एंड ऑल द रीजन्स। or there were members also from Hindus, from Muslims, Sikh, Christian, Buddhist, Jainis, and even then their seats were reserved for SC, ST and women also. तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, पूरे इंडिया के हर पार्ट को रिप्रेजेंट करती जा रही थी। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलिब्रेशन एंड प्रोसीजर। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कैसे तैयार होता है? आपको मालूम है कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इट, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देयर वाज लॉन्ग डिस्कशन एंड डिबेट, देयर वाज एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट आल्सो। किसी किसी इशू पर कुछ लीडर एग्री होते थे, कुछ डिसएग्री होते थे, और उस पर डिस्कशन और डिबेट होता था क्लास टू क्लास, छोटी छोटी बात पर। और एक ही ऐसा इशू था जिसको बिना डिस्कशन किए पास कर दिया गया था। इट वाज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इट वाज पास्ड विदाउट एनी डिस्कशन। ऑल द एडल्ट्स वर गिवन राइट टू वोट इन इंडिया। ये ऐसा इशू था, ऑल वर एग्री विद दैट। ऑल द पीपल दे वर्कड फॉर द नेशन। उनके दिमाग में यही एक बात होती थी कि वो कंट्री के लिए काम कर रहे हैं। दे वर वर्किंग फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, नॉट वर देयर ओन इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करते थे, वो नेशन की बात करते थे। और असेंबली हैज़ 8 मेजर कमिटीज़। पूरे असेंबली को क्या किया गया था कि 8 कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। और इसके प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जैसे कमेटीज़ क्या थी, कोई जैसे फंडामेंटल कमेटीज़ थी और ड्राफ्टिंग कमेटी थी, या और रिलेटेड जो है इलेक्शन रिलेटेड कमेटीज़, डिफरेंट कमेटीज़ थी। और इसके प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इस कमेटी। इट्स चेयरपर्सन वाज of drafting committee of B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar was the chairperson of the drafting committee, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कर रही थी उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। और सरदार पटेल आल्सो प्लेड अ मेजर रोल। ही प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। ही प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने तैयार की। द नेशनल फ्लैग एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस वर गिवन by Jawaharlal Nehru. Assembly had 8 prominent members. I have discussed about that. Assembly worked about 166 days and Indian Constitution was prepared. Inheritance of nationalist movement. आपको मालूम है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया तो उसमें जो हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो लीडर्स हमारे स्ट्रगल कर रहे थे, कांग्रेस जो स्ट्रगल कर रही थी, जिसके लिए उन आइडियल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया। एज लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी, इनको भी एक्सेप्ट किया गया। असेंबली वर्कड हार्ड टू बैलेंस अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें एक बैलेंस लाने के लिए भी काफ़ी कुछ डिस्कशन, डिबेट हुआ और तब जाके तैयार हुआ। Legislature, executive, judiciary, their powers were divided. Division of powers between central and state was given. So एक बैलेंस बनाया गया। The balance of division of the powers, balance in inheritance of nationalist movement, ideas, principles that were also included in our Indian Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेंटी और बाद में सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म एंड रिपब्लिक,
all were also included, और these are have been mentioned in the preamble of the constitution. इसका जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आप देख सकते हैं उसमें मेंशन किया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के पीपल के द्वारा बनाया गया है और उन्हीं के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। प्रोविजंस फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे दे वर आल्सो इंस्पायर्ड विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, सो दे बारोड मेनी प्रोविजंस फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो। उन्होंने विश्व के वर्ल्ड के जो फेमस कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनसे कुछ प्रोविजंस लिए। पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उससे कौन कौन से प्रोविज़न लिए गए? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, कि सबसे ज़्यादा जिस कैंडिडेट को मिलेंगे वो विनर हो जाएगा। इसको FPTP सिस्टम कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। हमारी लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा ये सब इसी से इलेक्ट होती हैं। रूल ऑफ लॉ कि आपको मालूम है अकॉर्डिंग लॉ all are equal in the eyes of the law, every person is equal, that is called rule of law, इसको कहा जाता है, इसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। और that was introduced in India by the British, आपको बताते हैं। और so when Indian constitution was framed, the rule of law was adopted by India. Parliamentary form of government that was also adopted in India from British constitution. दो तरह के फॉर्म थे, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल USA का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट्री ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट किया गया। स्पीकर एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस, स्पीकर लोकसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कैसे प्रिसाइड करता है, उसके पावर्स क्या हैं, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, कानून कैसे बनते हैं, दैट आर आल्सो टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, द प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका जो प्रोटेक्शन है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, powerful judiciary, impartial judiciary, that has been taken also from United States Constitution. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, गाइडलाइंस होती हैं अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर इन द कंट्री, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ये आप आगे के चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये गोल्स तो आपने पढ़े हैं, इन स्लोगन में दिए गए थे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि ऑल आर इक्वल, राइट टू इक्वलिटी इज़ प्रोवाइडेड, राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड, भाईचारे से विद हारमोनी से रहें हम लोग। और कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्वासी फेडरल फॉर्म। हमारा इंडिया जो है वो क्या है, वो एक फेडरल स्टेट है, बट कंप्लीट फेडरल स्टेट नहीं है, इसको सेमी फेडरल स्टेट भी कहते हैं, क्वासी फेडरल स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों फीचर्स हैं, फेडरल की भी हैं कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों देखो हैं, लेकिन और क्वासी भी हो जाता है, यूनिटरी फार्म भी हो जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में सभी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंडओवर हो जाते हैं। तो इसलिए और कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक ही सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम दिया गया है, इसलिए ये एक फेडरल गवर्नमेंट है, क्वासी फेडरल फार्म है। और आता है रेजिड्यूरी पावर्स, ये हमने जो है ये कहाँ से लिए हैं, ये भी हमने कनाडियन और कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं रेजिड्यूरी पावर्स। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, इमरजेंसी पावर्स हमने जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं कि प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। तो दीज आर different provisions that we adopted from other constitutions in India, and Indian constitution was framed and later it became the longest constitution of the world, having 395 articles and 9 schedules, and at present there are 448 articles, 12 schedules, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न हो।
और इसीलिए इसको वर्ल्ड का एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is a unique document that was prepared by the Constituent Assembly. So this was the system of framing the constitution I discussed in the chapter. इस चैप्टर मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये फ्रेम कैसे किया गया, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसने किसने वर्क किया, और इसके अलावा कौन से प्रिंसिपल्स में रखे गए, कब बन के तैयार हुआ, कब स्टार्ट हुआ, और किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या प्रोविज़न हमने अडॉप्ट किया, और तब जा कर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन कर के तैयार हुआ। और अभी मैंने बताया था कि वर्ल्ड के बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कई बार चेंज हो चुके हैं, लेकिन कई बार बदले जा चुके हैं, पूरे के पूरे फिर से लिखे गए हैं, लेकिन नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिछले मोर देन 70 ईयर्स से वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और यही रीज़न है इंडिया इज सो दिस इज़ द रीज़न द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूनिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। साथी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल है हिस्ट्री पॉलिटी पॉइंट। Thank you. Have a nice day.